गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी। और हम लोग अब आज अपने करंट अफेयर पे चलते हैं। टॉप 10 जो डिफेंस डाइजेस्ट है 20 मई का, जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। पहली न्यूज है अप्रैल 2022 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 15.08% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने मुद्रास्फीति या महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति या महंगाई, मैंने कल ही बताया था कि अगर मुद्रास्फीति को एक शब्द में कहेंगे तो क्या है, महंगाई है। भारत की थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में 3 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की उच्च कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उसके कारण उत्पादकों के लिए इनपुट लागत को बढ़ा दिया है। मान लीजिए, यहां पे कहने का मतलब है कि अगर एक चिप्स का पैकेट पहले बनता था तो जो चिप्स का पैकेट था वो 5 रुपए में बन जाता था, लेकिन अभी क्या है, यहां पे बात की गई है उच्च वस्तुओं की कीमतों, जैसे कि अगर एक चिप्स को बनाने के लिए आलू लगता है, उसके अलावा तेल भी लगेगा, मजदूरी लगती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो वस्तुओं मतलब जो उसमें लागत लगने वाली, लेकिन वस्तुओं को बनाने के लिए जो लागत होती है, जो वस्तु लगाई जाती है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला, अच्छा हमने वहां पे डिस्कस किया था ना कि वस्तुओं जैसे कि आलू के प्रोडक्शन, आलू के दामों की बात की जाए, तेल की बात की जाए जो रिफाइंड लगेगा, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे तेल की कीमतों में हमने देखा रिफाइंड के कीमतों में देखा गया तो बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डीजल पेट्रोल के दाम से आप वाकिफ हैं, तो कितनी कॉस्ट बढ़ गई है, तो जो लागत रही है उस वस्तु के उत्पादन में वह कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में, आपूर्ति श्रृंखला मतलब कि कोई फैक्ट्री हो सकता है उत्पादन ही ना कर पा रही हो। जब उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो चिप्स का पैकेट जो 5 रुपए में है वो 10 रुपए में बिकेगा। मतलब ये है कि भाई 10 लोग खरीदने वाले हैं खड़े और 5-5 रुपए में, लेकिन दुकानदार कह रहा है मेरे पास 5 पैकेट है और जो 10 रुपए का खरीदेगा मैं उसी को दूंगा। तो इस तरीके से जो 10-10 रुपए देगा उसी को चिप्स का पैकेट मिलेगा। इस तरीके से चिप्स के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। और वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ है, आपूर्ति नहीं हो पाई है, सप्लाई उतनी नहीं हो पाई है। तो जो सप्लाई चेन था वो कोविड-19 की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। पता होगा आपको, ये तो सोच ही सकते हैं। उत्पादकों के लिए इनपुट लागत को बढ़ा दिया है। अप्रैल 2022 वर्ष दर वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 15.08% थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह 10.74% थी। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च 2022 में 8.71% से मामूली रूप से बढ़कर अप्रैल 2022 में 8.88% हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो भी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं वे आंकड़े अप्रैल 2022 के अगर आंकड़े आए हैं तो वो अप्रैल 2021 के आंकड़ों से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, बोला जाएगा कि अगर एक चिप्स का पैकेट जो है 2021 में कितने दाम का बिकता था और अब 2022 में वो कितने का बिक रहा है, तो जितना परसेंट इंक्रीज होगा 2021 और 22 में वो होगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई। अब देखते हैं अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, ध्यान रखिएगा यहां पर बात की जा रही है, खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, गैर खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों की आज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। मतलब वही है ना, आपको जो मैंने बताया कि ये सब चीजें जो हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये किसी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आते हैं, और जब इनके दामों में बढ़ोतरी होगी तो जो आउटपुट होगा उसमें भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी कीमत में। तो इसीलिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले 3 दशक में, पिछले 30 सालों में इतना इन्फ्लेशन नहीं आया जितना 2022 में देखा गया, अप्रैल 2022 में। याद रखिएगा, अप्रैल 2022 में डब्ल्यूपीआई होलसेल
प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक हिंदी में बोलते हैं उसको। होलसेल प्राइस का मतलब क्या होता है? वस्तुएं जो होलसेल मार्केट में देखी जाती है, मतलब मान लो कि होलसेल मार्केट में जो इन्फ्लेशन महंगाई आई है उसको नापने का एक सूचकांक होता है। ऐसे ही एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो जो कंज्यूमर लेवल पर महंगाई की जांच करता है उसे सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर अब देखते हैं मुद्रास्फीति, यहां पे और भी चीजें हैं। ईंधन की कीमतें वृद्धि का एक बड़ा घटक हैं। मार्च में 34.52% की तुलना में वर्ष में 2022 यहां पर होगा 38.66% ऊपर था। अब देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति अथवा महंगाई कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, बताया मैंने, थोक मूल्य सूचकांक और WPCPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। याद रखिएगा स्टेटमेंट, अत्यधिक, ज्यादा मुद्रास्फीति, ज्यादा महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। जबकि अगर इन्फ्लेशन 2 से 3% है तो मुद्रास्फीति की दर अगर है तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। ये सब हम इकोनॉमी के चैप्टर में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में, कि इन्फ्लेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताता चल रहा हूं, लेकिन क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। मुद्रास्फीति मुख्यतः दो कारणों से होती है। पहला कारण क्या है? मांग जनित कारक, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा क्या है? लागत जनित कारक, मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या डिमांड पुल फैक्टर, और दूसरा कॉस्ट पुश फैक्टर। यदि मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो वह मांग जनित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। समझाते हैं इसको। मान लीजिए मैंने बताया अभी जो इन्फ्लेशन आया है वो इन्फ्लेशन क्यों है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। यहां पे डिमांड नहीं हुई है कि चिप्स की डिमांड ज्यादा की जा रही है, बल्कि क्या है? लागत जनित मुद्रास्फीति है। किसी भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट लगती है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक। तो इस वजह से अगर यहां पे देखा जाए, हमने क्या बात कही, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में अगर भूमि का दाम बढ़ गया, मान लो कोई एक फैक्ट्री है, उसका रेंट जो है वो पहले 60,000 जाता था, अब 1 लाख रुपए जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अब वो फैक्ट्री का जो मालिक है वो तो कॉस्ट निकालेगा ना रेंट का, तो वो कैसे निकालेगा? चिप्स के दाम में बढ़ोतरी कर देगा या चिप्स का जो ग्राम है वो कम कर देगा। पूंजी, ठीक है, मान लो मालिक ने और ज्यादा उसमें इनपुट डाल दिया है तो वो अपना पैसा निकालने की बात करेगा। श्रम, मजदूरी, अगर मजदूरी पहले मजदूरी कितनी 350 रुपए दी जाती थी, मान लो अब 600 रुपए दी जाने लगी, तो जो वो मजदूरी का पैसा है कहां से निकाला जाएगा? ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट से। कच्चा माल लगाने में तेल की कीमतें, रिफाइंड ऑयल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो क्या होगा? चिप्स के जो दाम होंगे वो बढ़ाने ऑटोमेटिक जाएंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति का प्रभाव देखते हैं। इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या होता है? मुद्रास्फीति से डरना नहीं है कि मुद्रास्फीति कितना टफ वर्ड है, इसको सिंपल भाषा में महंगाई जानिएगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि से निश्चित आय वर्ग पर काफी प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय वर्ग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है जिसकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है। पहले वो अपने खाने पीने के खर्चे जो है 20,000 में निपटा लेता था, लेकिन अभी क्या है? तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। तेल की कीमतें कौन? खाने वाले तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं और भी जो आजीविका चलाने के लिए
जीवन चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनके दामों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो क्या होगा, अब उसकी जो पहले 20,000 खर्चा करता था वो कितना 30,000 हो गया, तो क्या होगा, उसकी आय पर तो प्रभाव पड़ा ना। हो सकता है वो 40 का 40,000 रुपए पूरा खर्च कर देता रहा हो पहले, अब तो वो घाटे में लोन लेके अपना जीवन चला रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से एक निश्चित आय वर्ग वाले पर प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए, श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी जो निश्चित आय वाले होते हैं। मान लो एक मजदूर है, 100 रुपए एक दिन का कमाता था, लेकिन अब 100 रुपए दिन का कमाता था, वो शाम को खाना बनाने के जब बैठता था तो वो 90 रुपए या 100 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो जाते थे और तब वो खाना खा पाता था। लेकिन अभी क्या है कि अब वही खाना खाने के लिए उसको 200 रुपए या हो सकता है 150 रुपए खर्चा करना पड़े, लेकिन अब उसके आय पर प्रभाव पड़ा ना, निश्चित आय वर्ग वालों पर। तो श्रमिक के खाने पर भी प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय तो निश्चित है ना, उसकी इनकम तो 100 ही रुपए रहेगी लेकिन एक्सपेंडिचर 150 का हो गया, तो ये जो 50 रुपए का गैप हुआ उस पर प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा इंपैक्ट किस पे, ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होती है, ऋणी को मतलब जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने अगर आपको 100 रुपए उधार दिया है तो वो तो आपको 100 रुपए, आप उसे 100 रुपए वापस करोगे, और लेकिन उस 100 रुपए की वैल्यू एक साल बाद 150 रुपए हो गई। आप जो वापस करोगे उसको हो सकता है इंटरेस्ट लगाकर कितना 125 रुपए ही वापस करो, 100 रुपए लिया था 25 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो आप हो सकता है कि 125 रुपए ही वापस करो, और उस 100 रुपए की वैल्यू एक साल बाद कितनी 150 रुपए हो गई है। पहले चलिए वो सब छोड़िए, 125 रुपए ही आप वापस किए, 25 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब यहां पर वही बताया जा रहा है कि ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होती है और ऋणी को जो ऋण लेता है, लोन लेता है, उसको प्रॉफिट होता है। मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है और मुद्रास्फीति के दौरान उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक टॉपिक एक तरह से कवर किया है। हमने यहाँ पे क्या शुरुआत में किया था कि अप्रैल 2022 में WPI मुद्रास्फीति में हाई रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कौन जारी करता है इन्फ्लेशन के आंकड़े? CSO जारी करता है, NSO नहीं, ठीक है, और कोई नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको बोलना है यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मुद्रास्फीति कितनी रही है आपको याद रखना है, कितनी बढ़ गई है? अप्रैल में बढ़ी है, 15.08% पे पहुंच गई है। मैंने बताया ना कि 2 से 3% अगर होगी तो अच्छी होगी, लेकिन उससे ज्यादा की स्थिति बहुत गंदी होती है। तो फिलहाल तो ये अभी सही हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि फैक्ट्रियां ओपन हो गई हैं, लॉकडाउन तो है नहीं, तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगा, और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में प्रोडक्ट्स जाएंगे तो दाम अपने आप नीचे हो जाएगा। तो याद समझिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, आप लोग सरकार का हो सकता है विरोध करते हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब आप पढ़ लिख लेंगे ना सही तरीके से, जब आप पढ़ लेंगे तो आप विरोध नहीं करेंगे, आप समझेंगे चीजों को और बात कहेंगे, तब आप सुझाव की बात करेंगे। जब आप पढ़ते लिखते नहीं है ना सही तरीके से, सही ढंग से, तो आप क्वेश्चन अराइज करते हैं कि अब क्या करोगे तुम बताओ मुझे, सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो आप सरकार पे क्वेश्चन करते हो। लेकिन सरकार को आपको सुझाव देना चाहिए ना, अब तो और डेमोक्रेटिक हो गई है गवर्नमेंट, अब आपके सुझाव भी वो लेती है, तो आप अपने सुझाव भी दीजिए कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है। मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत जगहों पे है, आप वहां पे लिखिए। तो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है कि जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे ठीक से, सही तरीके से चीजों को समझेंगे कि मार्केट सरकार के हस्तक्षेप से अलग होती है, सरकार उसमें बहुत इंटरफेयर नहीं कर पाती है, तब आप खुद समझ जाएंगे कि सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती है। ये अपने आप उठता है, अपने आप गिरता है, थोड़ा बहुत उसमें इंटरफेयर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता है। तो अपने आप ये बैलेंस होगा। अपने आप का मतलब जैसे फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करेंगी और वैसे ही सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो तुरंत इन्फ्लेशन
डाउन हो जाएगा, डिसइंफ्लेशन होने लगेगा। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है? डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। हमने यहाँ पे बात की कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को मापने के लिए दो तरीके हैं, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर और फिर वहीं पे देखा गया तो मुद्रास्फीति दो कारणों से होती है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव भी हमने देख लिया कि निश्चित वर्ग आय वर्ग पर पड़ता है, साथ ही ऋणदाता को हानि होती है और जो लोन लेता है उसको प्रॉफिट होता है। कृषक वर्ग को लाभ होता है, अगर इन्फ्लेशन है तो जो किसान होंगे उनको लाभ होता है। आगे देखते हैं, पीटर एल्बर्स होंगे इंडिगो के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंडिगो का फुल फॉर्म क्या है? इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने, जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने पीटर एल्बर्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंडिगो क्या है? इंडिगो भारतीय एयरलाइंस की एक कंपनी है, सेवा प्रदाता कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी है। इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया हैं और इंडिगो की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोक मिलनी योजना। यह राज्य पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जनसंपर्क कार्यक्रम है और लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करना है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। अगला देखते हैं, भारत का पहला सरकारी OTT मंच, ठीक है, ओवर द टॉप। OTT का मतलब ओवर द टॉप। राज्य किसने जारी किया है? तो केरल राज्य 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है OTT प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और पुरस्कार विजेता फिल्मों, केरल के वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। इसका नाम क्या है? OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। भारत का पहला राज्य होगा, भारत का पहला राज्य केरल होगा जो अपना OTT लॉन्च करेगा। भारत टैब परियोजना का अनावरण किया है, किसने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने। प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह कहां पे चल रहा है? 3 दिवसीय है, नई दिल्ली में चल रहा है और यह प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी एकल प्रदर्शनी है और इसी प्रदर्शनी समारोह के दौरान भारत टैब परियोजना लॉन्च की है। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। विश्व बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। श्रेष्ठ जी क्या है? सिस्टम रिफॉर्म एडवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। जी का मतलब गुजरात, बाकी श्रेष्ठ का मतलब सिस्टम रिफॉर्म एडवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। उद्देश्य क्या है इसका? कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, समानता और व्यापकता में सुधार, किशोर लड़कियों के लिए सेवा वितरण मॉडल में सुधार, रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता में सुधार करके गुजरात में सेवा वितरण प्रणाली में सुधार करना है। मतलब हेल्थ से संबंधित है। क्या है? श्रेष्ठ जी गुजरात का है और वर्ल्ड बैंक इसमें कितना 350 टोटल 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये परियोजना चलेगी। इस परियोजना की लागत 500 मिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया और 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो गुजरात सरकार देगी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में किया गया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। निकहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निकहत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास
जित पोंग को 5-0 से हराया है। महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं महिला भारतीय महिला बन गई हैं। याद रखिएगा 5वीं। इसमें जो है कौन था, एक मुक्केबाज हैं जो ओलंपिक में पदक भी जीते हैं। अभी नाम नहीं याद आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की हैं मैरी कॉम, वो भी इसमें शामिल हैं, 5 में से एक हैं। अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सोनाय का नया उपन्यास है। याद रखिएगा प्रीति सोनाय बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, है ना, उनका एक उपन्यास है, नोवेल है। अजय पीरामल ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। यह पुरस्कार 1917 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा स्थापित किया गया था। विदेशी प्रेषण के मामले में भारत सबसे आगे है। विदेशी प्रेषण का मतलब क्या है, संप्रेषण या प्रेषण का मतलब है रेमिटेंस। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो 2020 में प्राप्त 82.73 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से 8% अधिक है। इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया 2020 में कोविड की चपेट में थी, फिर भी 2019 के गैर कोविड वर्ष में प्रेषण 82.69 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक था। समझ रहे हैं, लॉकडाउन था, पूरा विश्व कोविड की चपेट में था, फिर भी भारत में जो रेमिटेंस है वो ज्यादा आया है। अब यहाँ पे रेमिटेंस को हम समझेंगे। प्रेषण का मतलब क्या होता है। प्रेषण क्या है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो सऊदी अरब में गया है कमाने, ठीक है, वहां पे जॉब के पर्पज से गया है और अकेला गया है, उसकी फैमिली अभी इंडिया में ही है। तो अब वो जो है मान लो 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए अगर कमाता है तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए हो सकता है अपने लिए रख ले, अपने खर्चे पानी के लिए, और बचा जो 60 रुपए है वो अपने घर को भेजेगा। और ये जो 60 रुपए है जब वो अपने घर को भेजेगा, अपने घर इंडिया वाले अकाउंट में भेजेगा घर के लिए, तो ये जो 60 रुपए है उसे इंडिया का रेमिटेंस कहा जाएगा, प्रेषण कहा जाएगा। तो ऐसे जितने लोग भारत के बाहर रहते हैं और अपने घर को पैसा भेजते हैं, उसी की बात की जा रही है यहां पर। तो प्रेषण मतलब रेमिटेंस, जो ऐसे लोग अपना पैसा घर को भेजते हैं, प्रॉफिट हो सकता है घर को भेजते हो, तो वो 2021 में भारत सबसे आगे है पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए फिर इतना रखते हैं आज, और अगर कोई क्वेश्चन होता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा फिर। ठीक है, चलिए, आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।